औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम रिवीजन करेंगे अभी तक हमने जितने लेक्चर्स को डिलीवर किया है। ठीक है जी। तो हमने स्टार्ट किया था आपके पास चैप्टर नंबर 1 से आपके पास, ठीक है, स्टिकियोमेट्री, जिसमें हमने क्या किया था आपके पास स्टिकियोमेट्री की डेफिनेशन को स्टडी किया था। ठीक है, अब आपके पास अगर क्वेश्चन आता है 3 नंबर का कि व्हाट इज स्टिकियोमेट्री या डिफाइन स्टिकियोमेट्री, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन है आपके पास जो मैंने आपको पीडीएफ फाइल बुक की शेयर की थी, उसमें आपके पास था स्टिकियोमेट्रिक अमाउंट्स लिखा हुआ था आपके पास। ठीक है जी, तो उसको आपने वहां से देख लेना, आपकी बुक के बिल्कुल फर्स्ट पेज में है कि स्टिकियोमेट्री। तो आपके पास डेफिनेशन आ गई ना, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो डील करती है, ये आपके सामने लिखी है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है जी। लेकिन स्टिकियोमेट्रिक अमाउंट्स क्या होती हैं? तो स्टिकियोमेट्रिक अमाउंट्स क्या होती हैं? द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड एज स्टिकियोमेट्रिक अमाउंट्स। ठीक है जी, अलग से उसको आपने डिफाइन करना है। जैसे देखो ये जो एग्जांपल थी ना, ये वाली जो एग्जांपल थी, इसमें हमने देखे आपके पास ये जो 36 ग्राम और ये जो 32 ग्राम, 4 ग्राम, ये जो अमाउंट्स लिखी हुई हैं, ये आपके पास क्या है? दीज आर दी स्टिकियोमेट्रिक अमाउंट्स। ठीक है जी, तो इसको आपने हाईलाइट कर देना है वहां पे। ठीक है, अब जब 3 नंबर का सवाल आपके पास आया स्टिकियोमेट्री का, या चाहे वो आगे हम लोग मोल, आपने थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ा हुआ है, एवोगाड्रोस नंबर पढ़ा हुआ है आपने, और उसके बाद आपने मोल रेशो का पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, तो आपने इसमें डेफिनेशन, एग्जाम्पल और अगर कोई फॉर्मूला आता है इसमें तो वो आपने जरूर लिखना है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे कहा कि जो स्टिकियोमेट्री है, ठीक है जी, मैं आपसे ये कह रही थी कि अगर आपके पास 3 नंबर का क्वेश्चन आया है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि डिफाइन स्टिकियोमेट्री, ठीक है जी, व्हाट इज स्टिकियोमेट्री एंड व्हाट इज स्टिकियोमेट्रिक अमाउंट्स। ठीक है जी, तो इसकी डेफिनेशन आपके पास, आपको बुक में जो मैंने आपसे कहा है कि मैंने आपको पीडीएफ फाइल शेयर की थी, वहां पे मेंशन थी। स्टिकियोमेट्री की डेफिनेशन हमने यहाँ पे कर ली। स्टिकियोमेट्रिक अमाउंट्स, simple, the amounts of the reactants and the products present in the balanced chemical equation is called as stoichiometric amount. ये जब 4 ग्राम ऑक्सीजन के, सॉरी 4 ग्राम हाइड्रोजन के, 32 ग्राम ऑक्सीजन के, ये आपके पास स्टिकियोमेट्रिक अमाउंट्स हैं। ठीक है जी, आपने डेफिनेशन, एग्जाम्पल, आपने फॉर्मूला, और जैसे स्टिकियोमेट्री में आपने आगे पढ़ा था कि इसमें हमारे पास 2 लॉज होते हैं। ठीक है जी, 2 लॉज होते हैं इसके, बेसिक असम्पशन इसकी ये है, तो ये भी आप इस 3 नंबर के सवाल में लिख दोगे। यहाँ तक आगे डिटेल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की डिटेल में नहीं जाओगे, लेकिन बेसिक असम्पशन आप उस सवाल में लिख दोगे, शॉर्ट क्वेश्चन में, 3 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है जी, लेकिन अलग से अगर उसने क्वेश्चन से बेसिक असम्पशन का पूछा हुआ है तो आप सिर्फ बेसिक असम्पशन को और इन 2 लॉज को मेंशन करोगे। ठीक है जी, ओके। अभी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था और आपके पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन था, इसका भी अलग से क्वेश्चन आएगा आपके पास कि आप बताएं कि हाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ओबेड ड्यूरिंग स्टिकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ठीक है, तब आपने इस लॉ की जो पूरी डिटेल मैंने आपको लिखवाई हुई है आप मेंशन करोगे। ठीक है जी, और इसी तरह आपके पास अलग से आएगा कि हाउ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज ओबेड, तो उसको आप अलग से मेंशन करो। ठीक है, ये था आपके पास आपका लेक्चर नंबर 1, जिसकी हमने डिटेल आपके पास शेयर की कि आप लोग कैसे इसको मेंशन करेंगे। अब आपके पास लेक्चर नंबर 2, उसमें, सॉरी लेक्चर नंबर 3, उसमें आप लोगों ने क्या मेंशन किया था, ये भी अलग से आपके पास एक क्वेश्चन आता है। वैसे तो स्टिकियोमेट्री का अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है तो उसमें आप पूरा स्टार्टिंग स्टिकियोमेट्री डेफिनेशन से लेकर एंड तक ये इंपॉर्टेंस तक सारा लिखोगे। ठीक, लेकिन अभी तक जितने पेपर्स हुए इसमें आपके पास मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस ही आए हैं। ठीक है जी, ओके। उसके बाद मोल, अगेन वही बात कि आपने देखो शॉर्ट क्वेश्चन कोई भी हो तो आपने इसमें डेफिनेशन का पॉइंट, सिंबल, फॉर्मूला, एग्जांपल, इन 4-5 पॉइंट्स को मेंशन करना है, तभी जाके आपका आंसर कंप्लीट होगा।
ठीक है जी। और ड्यूरिंग द सोल्यूशन ऑफ द पेपर आपने प्रेजेंटेशन को भी जो है मद्देनजर रखना है और उसके अकॉर्डिंगली अपना पेपर सॉल्व करना है। ठीक है जी। अब जैसे ये मोल है, इसमें आप लोग इसकी कोई एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है जी। जो आपको डेफिनेशन इसकी आसानी से याद हो जाती है, आप उसको मेंशन कर सकते हैं, कोई एक डेफिनेशन। ठीक है, ओके। देन आपके पास ये एग्जांपल्स थी इसकी। ठीक है जी। तो मैंने आपको दो डेफिनेशंस लिखवाई थी, आपको इन दोनों में से जो इजी लगती है आप उसको याद करेंगे और अच्छे से याद करेंगे। ठीक है। मोल के टॉपिक में हमने देखिए क्या कहा था, हमने ये कहा था कि मोल क्या है, मोल एक यूनिट है किसके लिए, टू एक्सप्रेस द मास, टू मेजर द मास इन ग्राम्स। ठीक है जी। कि आपको अगर ग्राम में किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो एलिमेंट है, चाहे वो कंपाउंड है, चाहे वो आयन है, आपको उसका अगर मास ग्राम में गिवन है तो आप कहेंगे ये 1 मोल के इक्वल है। ठीक है जी। देखिए ना यहाँ पे ये 1.008, तो मैंने इसको 1 मोल, ये एक एटम था, हाइड्रोजन का एटम था। ठीक है। इसी तरह देखिए ये 18 ग्राम, इसको मैंने 1 मोल के इक्वल लिया क्योंकि ये आपके पास मॉलिक्यूल 1 मोल, 1 मोल है इसका। ठीक है जी, ओके। उसके बाद हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन किया था आपके पास कि वाई हम लोग क्यों कहते हैं कि जो 58.5 ग्राम है वो फॉर्मूला मास है, नहीं ना के मोलिकुलर मास ऑफ NaCl। ठीक है जी। तो इसको भी हमने डिटेल में पढ़ा था कि आपके पास, क्योंकि हमने कहा कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का हो, चाहे वो आयनिक कंपाउंड ही हो, उसका जो आपके पास अगर मोलर मास ग्राम में रिप्रेजेंट हो रहा है तो हम उसे फॉर्मूला मास इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, उनमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और उसको अगर हम वाटर में डालें तो वो क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। उसका जो स्ट्रक्चर होता है, तो उसके आयंस होते हैं वो एक नेटवर्क की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ओके। एक और बात कि जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, डायग्राम्स ड्रॉ करते हो, तो उनको कोशिश किया करें नीट ड्रॉ किया करें। ये डायग्राम जो आपके पास लेटेस्ट की ड्रॉ हुई है नेटवर्क की, इसमें देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस अल्टरनेट मैनर का मतलब था ऑपोजिट, कि जहां पे पॉजिटिव है वहां पे आगे नेगेटिव, फिर अगर यहाँ पे देखिए नेगेटिव है फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, कि इनका अल्टरनेट मैनर आपने मेंटेन रखना है। ओके जी। फिर आपके पास एवोगैड्रोस नंबर। अच्छा, एक और बात कि इनके जो फॉर्मूलाज हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। मोल का फॉर्मूला मास ओवर मोलर मास, और एवोगैड्रोस नंबर का फॉर्मूला जो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। उसको फिर हम लोग क्या करते हैं आगे डिटेल में करते हैं कि पार्टिकल्स मेरे पास एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आइंस भी हो सकते हैं, फॉर्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो आपने इनके फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लेना है। ये जो फॉर्मूला आपके पास टोटल 3 फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, ओके। अगेन एवोगैड्रोस नंबर पे भी हमारे पास वही पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं जो आपके पास यहाँ पे मेंशन है कि डेफिनेशन क्या है, सिंबल क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है और फॉर्मूला क्या है आपके पास। एवोगैड्रोस नंबर क्या थे हमारे पास, हमने कहा था कि हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। हमने इसका कंपैरिजन किया था, एवोगैड्रोस नंबर और मोल का कंपैरिजन हमने अपनी डेली लाइफ एग्जांपल से किया था कि जैसे हम कहते हैं 1 दर्जन बनाना, कहते हैं ना 1 दर्जन बनाना आपके पास, ठीक, तो आपके जहन में फौरन आता है कि 12 बनानाज होंगे, 12 आपके जहन में क्वांटिटी आती है। इसी तरह जब आप कहते हैं कि आपके पास 1 दर्जन अंडे, आपके जहन में फौरन आता है कितने होंगे, 12। तो इसका मतलब कि हम कहते हैं कि आपके पास अगर 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का हो, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का हो, तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो कितने होंगे, वो एवोगैड्रोस नंबर होंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम कहते हैं कि 1 डजन ऑफ एनीथिंग कंटेन्स 12 नंबर, 12 नंबर ऑफ, ठीक है, सब्सटेंसेस पे मतलब होंगी आइटम्स,
इसी तरह 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का होगा तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या है न्यूमेरिकल 6.022 into 10⁻23। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट फिर आपके पास इसकी एग्जांपल है, पूरा टॉपिक है आपके पास, को आपने एक्सप्लेन कर देना है। ओके जी, हाँ ये वाला जो लेक्चर था आपका लेक्चर नंबर 5, इसमें क्योंकि हमने कहा था कन्वर्जन फैक्टर वाले टॉपिक को हम स्किप कर देते हैं कि आपकी न्यू एडिशन की जो बुक आई है उसमें ये नहीं है, लेकिन आपने मोल रेशो के टॉपिक को याद रखना है, मोल रेशो की डेफिनेशन को याद रखना है कि वो क्या है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है जी, टू दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है जी, नो इसमें बैलेंस नहीं आएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कन्वर्जन फैक्टर में था, इसकी यही डेफिनेशन है जो आपके पास मेंशन हुई है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसकी जो एग्जांपल है आपके पास मोल रेशो की एग्जांपल, वो आपने कहाँ से लेनी है, वो जो मैंने आपको बुक की पीडीएफ फाइल शेयर की है उसमें भी मौजूद है मोल रेशो की एग्जांपल। ठीक है, उस टॉपिक में भी आपको मिल जाएगी। अदरवाइज आप लोग क्या करोगे, कि जो कन्वर्जन फैक्टर के टॉपिक में मैंने आपको एग्जांपल लिखवाई थी, ये वाली एग्जांपल आप इसको मेंशन कर दोगे वहां पे। कैसे मेंशन करोगे, ठीक है, आपके पास आपने यही एग्जांपल राइट की, ठीक है, एग्जांपल लिख दी, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या सिंपल आपने क्या करना है कि द मोल रेशियो ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है जी, कैन बी रिटन एज, उसको आप लिख सकते हैं, अगर आप कंपैरिजन फॉर एग्जांपल मोल रेशियो किसी एक रिएक्टेंट किसी एक प्रोडक्ट का कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं द मोल रेशियो, अगर हम इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, अगर हम इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हमने मोल रेशियो लिखनी है, तो हम कैसे करेंगे कि मोल रेशियो क्या है आपके पास, द मोल रेशियो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट इज 1 mole of propane, 5 mole of oxygen, ठीक है जी, are reacting together to give 3 moles of CO2 carbon dioxide and 4 moles of water। ठीक है जी, इस तरह से आप उसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दोगे कि आपके पास जो मोल रेशियो है वो गिवन रिएक्शन के लिए क्या है कि आपके पास 1 मोल प्रोपेन का रिएक्ट कर रहा है विद 5 मोल ऑफ O2 टू गिव 3 moles of carbon dioxide and 4 moles of water। ठीक है, वो आपको पीडीएफ फाइल बुक की जो मैंने शेयर की थी उसमें आपको मिल जाएगी एग्जांपल। तो मोल रेशियो का टॉपिक आपने स्किप नहीं करना, इसको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, डेफिनेशन एग्जांपल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल्स है हमारे पास, ठीक है जी, ये आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल पोर्शन की, तो हम इसको दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि न्यूमेरिकल आपने कैसे करना है। ठीक है, अभी के लिए जो मैं आपको न्यूमेरिकल कोई टेस्ट में दूंगी, सिलेबस मेंशन करूंगी, तो उसमें मैं आपको एटॉमिक मैसेज मेंशन कर दूंगी, लेकिन आपने आहिस्ता आहिस्ता उन्हें लर्न भी करना है। ठीक है, ओके। अब देखें अगेन कि आपके पास जब न्यूमेरिकल आएगा तो आपने क्या करना है, स्टेटमेंट को 2 to 3 टाइम रीड करके फिर आपने अपना डाटा एनालाइज करना है। दूसरा स्टेप, अगर केमिकल इक्वेशन गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं गिवन तो आपने स्टेटमेंट को पढ़कर केमिकल इक्वेशन बनानी है। कैसे बनानी है, देखिए जैसे ये देखो, इसमें तो आपको इक्वेशन गिवन थी, लेकिन अगर ना भी गिवन होती तो आप उसको निकाल सकते थे। कैसे, ये देखिए उन्होंने स्टेटमेंट बताया हुआ है कि NH3 is an important raw material in the manufacture of fertilizers। ठीक है, NH3 उन्होंने बता दिया। It is obtained by the combination of N2 and H2, by the combination of। तो रिएक्शन जब भी होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन, तो आपके पास क्या होता है, रिएक्टेंट से कन्वर्ट होना होता है प्रोडक्ट में, ऐसे ही होता है ना। रिएक्टेंट्स कैसे कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में, जाहिर है वो आपस में कंबाइन होंगे तो कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में। ठीक है जी, तो देखिए आपको स्टेटमेंट पढ़ के थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई कि ये जो रिएक्टेंट या कॉम्बिनेशन वाली चीजें हैं, इन दोनों सब्सटेंसेस को हम रिएक्टेंट वाली साइड पे लिखेंगे, एरो लगाएंगे, प्रोडक्ट वाली साइड पे NH3 को लिख दिया।
अच्छा, अब जब आपने अभी इस कोफिशिएंट्स को रहने दें, ये 2 नहीं लिखा हुआ आपके पास, ये 3 नहीं लिखा हुआ अभी। अच्छा, फिर आपके जहन में आया कि हमने जो जितनी यहाँ पे प्रोसेसिंग करनी है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू स्टिक्योमेट्री, और स्टिक्योमेट्री क्या कहती है आपको, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कि उसमें आप क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देखते हो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का ना, तो आप इसको बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, इधर देखिए, अभी इस 3 को भूल जाए, अभी इस 2 को भूल जाए। यहां से स्टार्ट करते हैं बैलेंस करना। लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ पे आपने कहा एन कितने हैं, 2, रिएक्टेंट वाली साइड पे 2। अच्छा, प्रोडक्ट वाली साइड पे कितने हैं, एन 1, मतलब अभी 2 को भूल जाए ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी। तो यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे एन 2 है, यहाँ पे एन 1 है, तो इसको 2 होना चाहिए। मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ, मैंने यहाँ पे 2 अब लगा दिया। ओके जी, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2 बैलेंस। आगे चलते हैं, इस 3 को भूल जाए आप। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, लेकिन प्रोडक्ट वाली साइड पे, सॉरी देखिए, अगर प्रोडक्ट वाली साइड पे तो 2 हमने लगा दिया, तो 3 2s are 6। प्रोडक्ट वाली साइड पे हाइड्रोजन 6 है, रिएक्टेंट वाली साइड पे 2 है। कैसे बैलेंस हो, कोई ऐसा नंबर लगाएं कि यहाँ पे भी 6 हो जाए। अगर मैं 2 लगाऊं तो नहीं, 2 2s are 4, 2 से अगला डिजिट 3, 3 लगाती हैं, चलो 3 लगाया, 3 2s are 6, ये भी 6, ये भी 6, बैलेंस हो गया। ठीक है जी, तो बैलेंसिंग करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलो, कि पहले आपने इसको किया, फिर नेक्स्ट एलिमेंट को किया, और डिजिट आपने पहले लोएस्ट लगाना है 2, फिर 3, फिर 4, अप टू सो ऑन आप इंक्रीज करते जाओगे। जिस डिजिट से आपकी बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन, आप वहां पे स्टॉप कर दोगे। और ये जो बैलेंसिंग का काम है, इसको आप पहले रफ में करेंगे, तब वापस आके आप अपनी नीट, जहां पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे अपनी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को राइट करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 5 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है जी, पार्ट ए, पार्ट बी। ओके जी, नेक्स्ट आपने अब इसको पहले गिवन लिखना है, देन फाइंड लिखना है, टू फाइंड, और उसके बाद आपने सोल्यूशन करना है, पहले पार्ट ए का, फिर पार्ट बी का। ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप चलना है आपने, और हर चीज को मेंशन करना है। हर स्टेप के अगेन मैंने आपसे कहा कि इसके मार्क्स होते हैं। अगर ये 3 नंबर का न्यूमेरिकल है तो 0.5 डिवीजन से आपके पास हर स्टेप के नंबर हैं। डायरेक्ट आपको, आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत मतलब अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन आप फिर भी डायरेक्ट नहीं जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपने जाना है। ठीक है, ओके। अब देखिए, गिवन मैंने लिख दिया, मुझे मोल्स ऑफ अमोनिया चाहिए, मतलब गिवन है, कैसे पता चला, ये लिखा हुआ है ना, 5 मोल्स ऑफ अमोनिया, मैंने लिख दिया। फाइंड क्या करना है, पार्ट ए को मेंशन कर दिया, पार्ट बी को मेंशन कर दिया, पार्ट ए को सॉल्व करना है। अच्छा, फाइंड क्या करने हैं, आपने मोल्स निकालने हैं ना, मोल्स। ठीक है जी, तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड में यहाँ पे चले गए। क्यों कंपैरिजन मेथड में गए, इसलिए गए क्योंकि ऑलरेडी आपको मोल्स गिवन थे ना। अभी जो आगे हम एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, और वैसे भी जो लेक्चर नंबर 8 ने हमने डिस्कस किया था, उसमें हम लोग क्या करते थे कि पहले हम उसका मोल फाइंड करते थे, फिर जाते थे कंपैरिजन मेथड में, वो 3-4 स्टेप करते थे। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट एक ही स्टेप कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमें मोल्स गिवन है। हमने क्या करना है, डायरेक्ट इसको मोल मेथड या कंपैरिजन मेथड का जो मोल रेशियो वाला मेथड है, उससे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हिंट, इसको पेपर में नहीं लिखना, ये आपके लिए है, कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसको हम राइट साइड पे लिखते हैं। रिक्वायर्ड मतलब कि जिसको आपने फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है, नाइट्रोजन को। तो हमने नाइट्रोजन को देखें जो मोल रेशो में राइट साइड पे रखा है। गिवन हमें क्या है, ये आपको स्टेटमेंट से पता चल रहा है ना, गिवन क्या है, अमोनिया, तो हमने अमोनिया को लेफ्ट साइड पे रखा। ओके, अब हम देखें पहले स्टेप में, ये वाला मेथड आपके लिए रिपीट दोबारा कर रही हूँ, कि पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में हम मोल्स लिखते हैं फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड लगाते हैं,
और ये अगर आपके पास यूनिटरी मेथड हर स्टेप में नहीं लगता, अगर आपके पास फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे 1 प्रेजेंट हो तो यूनिटरी मेथड लगाने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट थर्ड स्टेप कर लेते हो। ठीक है जी, ये भी आप आगे अपने लेक्चर 8, 9 में जो 7, 8, 7 और 8, ठीक है 6, 7, 8 में जो न्यूमेरिकल्स है उसमें देखिएगा, 6, 7, 8 लेक्चर में। ओके, 2 मोल्स अमोनिया के हमने कहाँ से निकाले? ये 2 मोल्स हमने आपके पास, ये 2 मोल्स हमने कहाँ से लिए? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, ठीक है। और 1 मोल कहाँ से आया नाइट्रोजन का? वो भी आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मौजूद था। ऊपर जो इक्वेशन लिखी हुई है उसमें देखें आप, उसमें आपको नजर आएगा ये जो इक्वेशन, ये देखें, ये अमोनिया के 2 मोल्स यहाँ से लिखे हमने, ये 2 मोल्स। नाइट्रोजन के 1 मोल, कुछ भी नहीं लिखा हुआ 1। तो फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पहले आपने मोल्स लिखे, फिर यूनिटरी मेथड लगाया कि अगर ये 1 मोल होगा तो हमारे पास ये ऊपर वाला 2 नीचे आ गया। थर्ड स्टेप में जो गिवन मोल्स हैं, क्वेश्चन में गिवन है, उसको हमने क्या किया? पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और अपना आंसर निकाला। इसको हमने ब्लॉक में किया। और एक और इम्पोर्टेंट बात, यूनिट लाजमी लगानी है क्योंकि हमने मोल्स फाइंड करने थे, ठीक है, तो हमने साथ यूनिट मोल्स लगा दी। ठीक है, 3 ही न्यूमेरिकल्स हैं आपके, या तो आप मोल्स फाइंड करते हो, या तो आप मास फाइंड करते हो, या तो आप मॉलिक्यूल्स फाइंड करते हो। तो इन तीनों की यूनिट्स आपने लगानी है, ठीक है। ओके, ये भी आपके पास एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसमें देखिए हमें केमिकल इक्वेशन गिवन नहीं थी, हमने खुद से कंस्ट्रक्ट की, स्टेटमेंट को पढ़ते हुए कंस्ट्रक्ट की है, ठीक है जी। तो इसमें आपके पास वही 4 मेथड्स हैं, क्योंकि हमें मोल रेशो का मेथड करना होता है और मोल रेशो के मेथड में हमें मोल्स पुट करने होते हैं। तो हमने जो थर्ड स्टेप में मोल्स पुट करने हैं उसको फाइंड करने के लिए हम लोग ये वाला स्टेप करते हैं, मोल्स फाइंड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि हमें मोलर मास चाहिए होता है, मोलर मास फाइंड करने के लिए हम ये वाला स्टेप करते हैं, ठीक है जी। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। और थैंक यू स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज।